14 मई करीब है, लेकिन इलेक्शन का नामो निशान नहीं। कहीं भी गहमा गहमी नजर नहीं आती। उम्मीदवार मायूस हैं तो वोटर्स ला ताल्लुक। पीटीआई में टिकटों पर लड़ाई तो नून लीग ने अपनों को अपना मानने से इनकार कर दिया। जो शेर आया के नारे बुलंद करते नहीं थकते थे, उनको तंदूर का इंतखाबी निशान मिल गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई वाज़ेह हुक्म जारी नहीं किया, बल्कि इलेक्शन करवाने के मामला की मुकदमा की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। इधर हुकूमत और पीटीआई में मुज़ाकरात हो रहे हैं। ये मुज़ाकरात कामयाब होते हैं या नहीं, सब गुमगू में है। क्या इलेक्शन होंगे? हुकूमत क्या चाहती है? इमरान खान की क्या डिमांड्स हैं? सारे मामले के पीछे कौन है? आइए जानते हैं इस प्रोग्राम में। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सरजंग अजहर फिराज के साथ और मैं हूं आपका मेज़बान। नाजरीन, आज इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लम्स यूनिवर्सिटी के मीडिया हेड जनाब मुदस्सिर अहमद शेख और सियासी व माशी अमूर के माहिर जनाब नदीम अब्बास। दोनों मेहमानों को प्रोग्राम में खुशामदीद। नदीम साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि एक तरफ हुकूमत मुज़ाकरात कर रही है, दूसरी तरफ पीटीआई के सदर जनाब परवेज़ इलाही के घर पर दावा बोल दिया गया है। हुकूमत चाहती क्या है आखिर? शुक्रिया अजहर साहब। ये तो बड़ी मुसीबत बात है कि सियासी जमातें आपस में टेबल के ऊपर आ गए हैं, बातचीत शुरू कर दी है उन्होंने मामलात को आगे बढ़ाने के लिए। ये खुशैन बात है। मेरे ख्याल में ये परवेज़ इलाही के घर के ऊपर जो रेड करने का मामला है, ये कोई इतना अच्छी मूव नहीं है। ये कुछ लोग हैं जो कल भी बात की जा रही थी सियासी जमातों की तरफ से कि जो ये डायलॉग को कामयाब नहीं होने देंगे। मेरे ख्याल में वही लोग हैं जो चाह रहे हैं कि थोड़ा सा ये सिलसिला भी चला रहे, लेकिन मेरे ख्याल में ये काम नहीं होना चाहिए और सियासी जमातों को मिल बैठ के तमाम मामलात का हल निकालना चाहिए। अगर ये ऐसा मामला था, कोई एंटी करप्शन का या कोई इशू था, तो उनको किसी और मौका देख लेना चाहिए था। जब मुज़ाकरात हो रहे हैं हुकूमत के और पीटीआई के दरमियान, 2 मुज़ाकरात के दौर हो चुके हैं और उस दरमियान में उन्होंने उस पर दावा बोल दिया। लेकिन ये तो स्टिक एंड कैरेट वाला मामला होता है आमतौर पे जब मुज़ाकरात चल रहे होते हैं, और ख़ास तौर पे जब इतनी क्रूशल सिचुएशन होती है कि जब बिल्कुल एक तरफ एक फ्रीक बिल्कुल एक तरफ है एक इंतहा पे और दूसरा फ्रीक दूसरी इंतहा पे है, तो जो खुफिया हाथ होते हैं, जो खुफिया इदारे होते हैं, जो बीच में अपना किरदार अदा कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं वो उनकी स्ट्रेटजी होती है कि दोनों फ्रीकैन जो है उनको प्रेशर में रखें। तो मेरा ख्याल है ये एक प्रेशर टैक्टिक्स हो सकती है, इस्टेब्लिशमेंट की भी कह सकते हैं आप उसको, या गवर्नमेंट की तरफ से भी कह सकते हैं, चूँकि अभी तक तो वाजे नहीं है ये चीज़ें। लेकिन पाकिस्तान की बदकिस्मती से तारीख ऐसी ही है कि जिसमें जो अपोजिशन पार्टी होती है उसके साथ इसी तरह का सलूक होता है। सही, यानी आप अगर पिछले 30-32 साल की 35 साल की तारीख उठा के देखें तो आपको ये पता चलेगा कि जब मुस्लिम लीग नून हुकूमत में आती है तो पीपल्स पार्टी पे या जो भी अपोजिशन जमात जो उस वक्त की होती है उसके ऊपर इसी तरह पे हमले किए जाते हैं, उसको इसी तरह से जो है ना उसको निशाना बनाया जाता है इंतकाम का। और इसी तरह से जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई इन पिछले सालों में, तो उन्होंने मुस्लिम लीग नून के खिलाफ इसी तरह के हथकंडे इख्तियार किए। और अब चूंकि पीटीआई का और पीडीएम का मामला है, तो जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी पिछले 3-3.5 साल, तो उसमें हमने देखा कि शहबाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी, पीपल्स पार्टी के जितने भी अफराद हैं जो नुमाया सियासतदान हैं, वो इसी तरह से नैब के अंदर वो पेशियाँ भुगतते रहे, उनके घरों पे छापे पड़ते रहे, उन्हें उनकी ख़वातीन तक को इसी तरह से हरासा किया जाता रहा। तो अब ये उसी तरह का कह लें कि ये रवैया ठीक है, रवैया जो अभी अपोजिशन में होता है उसको रगड़ा दिया जाता है। देखें, असूली तौर पे तो हम इसको किसी तौर पे भी किसी अखलाकी दायरे के अंदर नहीं ला सकते इसको, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक को खुल के सियासत करने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन जाहिर है कि अब हमारा एक रिवाज जो चल पड़ा है कि जिसमें हम ये समझते हैं कि हर शख्स को जब तक चोर साबित ना कर दिया जाए और ख़ास तौर पे अपने मुखालिफ को, उस वक्त तक हमारी पॉलिटिक्स जो है वो आगे नहीं बढ़ सकती। तो ये उसका एक शाखसाना हो सकता है। सही। इसमें जो बड़ी अहम बात है ना, ये कि रात को जाके बख्तरबंद गाड़ी के जरिए जाके आप उनके दरवाजे को तोड़ना, ये बड़ा हैरानकुन है और बड़ा काबिल अफसोस है। मेरे ख्याल में इस तरह के मामला नहीं होने चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पीडीएम काफ़ी अरसे से कोशिश कर रही है तो कोई खास चीज़ बरामद नहीं की जा सकी। हाँ जी, वो तो पेश भी हो रहे थे ना, ये होता कि वो पेश ही नहीं हो रहे थे और सारे मामला थे। और उसमें देखे कह रहे हैं कि सीएम पंजाबी मेरे ख्याल में उम्रा के लिए गए हुए हैं और आईजी पंजाबी शायद इस वक्त नहीं है पंजाब में। तो ये मामले की कुछ समझ नहीं आई, और जब वहाँ पे जो ऑपरेशन कर रहे थे जो लीड, तो उसके ऊपर जब बात की गई, उसके ऊपर सवालात मीडिया ने किए,
तो उसने कहा कि जी हर मामले के पीछे कोई ना कोई ताकतें होती हैं, और इस तरह की उसने भी घुमा के बात की है। ये काबिल अफसोस बात है, ये ऐसा मामला नहीं होना चाहिए। चौधरी ख़ानदान जो है ना, ये बड़ा पुराना सियासी ख़ानदान है पाकिस्तान का, बल्कि शायद पाकिस्तान के चंद एक पुराने सियासी घरानों में से ये है, और इनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ रवाबित और सियासी जमातों के साथ रवाबित तो कोई ढके छुपे नहीं है। और बल्कि माजी में ऐसा होता रहा है कि ये रिकन्सिलिएशन के लिए इनका घराना और इनके जो घराने के जो सियासतदान हैं वो किरदार अदा करते रहे हैं कि जब इस्टेब्लिशमेंट की या अफवाज पाकिस्तान की सियासतदानों से बिगड़ती थी तो ये रिकन्सिलिएशन का किरदार अदा करते थे। लेकिन अब चूँकि ख़ुद इनके आपस में फूट पड़ चुकी है, चौधरी शुजात हुसैन बिल्कुल अलग हैं, एक साइड पे खड़े हुए हैं, और चौधरी परवेज़ इलाही बिल्कुल एक दूसरी साइड पे हैं, बल्कि वो पीटीआई के अंदर शामिल होकर उसके सदर बन गए हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये भी एक वजह हो सकती है इनको टफ टाइम देने की, कि चूँकि इन्होंने अपना वो जो सियासी धड़ा है उसको छोड़ के एक नए धड़े में शामिल हुए हैं। शेख साहब, जो ना करते इमरान खान साहब मुज़ाकरात की मेज़ पर आ गए हैं, ये कैसे हो गया? अच्छा, मुज़ाकरात की मेज़ पर आना तो खुशाइंद है। वैसे एक तो मैं अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले जैसे मैं बता रहा था कि ये बड़ी एक इन्होंने ज़िद का मुजाहरा किया अदालतों में पेश होने के हवाले से भी, और इसी तरह से किसी तरह के मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं थे बिल्कुल कुछ अर्से पहले तक। लेकिन ये तो बड़ी खुशाइंद बात है कि इसमें हम सिराजुल हक साहब के किरदार को माइनस नहीं कर सकते इसमें से, कि उन्होंने जो पैदर पे मुलाकातें की हैं पिछले हफ्ते के दौरान में, हुकूमत से भी की और अपोजिशन से भी, हुकूमत से और अपोजिशन दोनों से, तो उसने एक बड़ा मुस्बत किरदार अदा किया है इनको इस बात पे कायल करने के हवाले से। और मेरा ख्याल ये है कि ज़ाती तौर पे इमरान खान भी अब समझ चुके हैं कि बग़ैर सहारे के जब सियासत की जाएगी तो सियासतदानों से अपने आप को अलग नहीं किया जा सकता, सिंगल आउट नहीं किया जा सकता, और इसी वजह से शायद अब वो इस बात के कायल हो गए कि किसी न किसी नतीजे पर पहुँच के कोई ना कोई शराइत मनवा कर मुज़ाकरात की टेबल पर बैठ जाना। नदीम साहब, ये सिराजुल हक साहब खुद से कर रहे हैं या कोई इनके पीछे हाथ भी हो सकता है, या कोई मोटिव कोई और हो सकता है? मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है और सारे जो इदारे हैं वो सब यही चाह रहे हैं कि क्योंकि जो बर्डन है वो अपने ऊपर ना लिया जाए। अगर हम अदलिया ये बर्डन उठा नहीं सकती अपने ताईं और इस्टेब्लिशमेंट भी, तो उन्होंने यही सोचा कि ये जितने भी, क्योंकि ओवरऑल मुआशी सूरत हाल भी बड़ी गंभीर है, तो क्यों ना इनको आपस में बिठाया जाए और इनके साथ मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू किया जाए। मेरे ख्याल में बहुत ही ये खुशाइन बात है मुज़ाकरात की तरफ आना। लेकिन देखने की बात यह है कि अगले 2-3 दिन के अंदर, मंगल वाले दिन जब वो बैठते हैं, तो उनका जो दरमियान में जो मेन पॉइंट्स हैं उन पे क्या रद्द-ए-अमल आता है। क्योंकि पीटीआई चाहती है कि हम जल्दी इलेक्शन करवाएं, जबकि उनकी डिमांड्स में जी उनकी डिमांड्स में है अर्ली इलेक्शन हो, जबकि पीडीएम जमातें चाहती हैं कि जी हम सितंबर में इलेक्शन करवाएं ताकि ये जो करंट चीफ जस्टिस साहब हैं ये भी ना हो और सदर ममलिकत साहब भी ना हो, तो उनको अपना एक लीवरेज मिल जाए। तो ये जो डेडलॉक होगा ये डेट्स के ऊपर, ये बड़ा क्रिटिकल होगा। देखते हैं कि इसमें क्या डेवलपमेंट आती है। जब कल जैसे 2 मई को 2 बड़े अहम जो इवेंट्स पाकिस्तान की तारीख के होने जा रहे हैं, एक तो ये फाइनल राउंड है इन मुज़ाकरात का, और दूसरा जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो मूव हुआ था और जिसको दूसरी बार जो हमारी पार्लियामेंट है उससे मंजूर किया है, वो उसके ऊपर जो समाअत है वो होगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो एक लिहाज से देखा जाए तो इस्टेब्लिशमेंट के हाथ इस वक्त बंधे हुए हैं। उनके पास कोई रास्ता ऐसा नहीं था कि वो अपने किरदार को पेश करते सियासतदानों को एक टेबल पर बिठाने के लिए। तो ऐसे में सिराजुल हक साहब की एक शख्सियत ऐसी थी कि जिसको अगर इस्तेमाल किया भी गया है तो मेरा ख्याल है कि यही बनता भी यही था। आपके ख्याल में क्या हुकूमत जो डिमांड्स हैं पीटीआई की वो मान लेगी? मानने वाली चीज़ें तो ज़ाहिर है कि उसमें बहुत सारी ऐसी हैं जो नहीं है, यानी कि वो कह रहे हैं कि असेंबलियां बहाल की जाएं, सूबाई असेंबलियां, और असेंबली में वापस आने, असेंबली को बहाल करना शायद अब वो मुमकिन नहीं है। यानी जो आइन और कानून के जो माहिरीन हैं वो भी ये बता रहे हैं कि जिस तरीके से असेंबली डिज़ोल्व की है उसमें इसकी वापसी का कोई रास्ता नहीं है असेंबली को बहाल होने का। हाँ, ये हो सकता है कि इलेक्शन की तारीख में कोई बीच का रास्ता निकाला जा सके। एक और जो मुतालबा है पीटीआई का इन मुज़ाकरात के दौरान वो ये है कि जो इस्तीफ़े उनके मंजूर कर लिए गए हैं, जो उनके कौमी असम्बली में जो लोग डिनोटिफाई हो गए हैं, उनको दोबारा से उनकी नशिस्तों पर बहाल किया जाए और वही नंबर जो है उनका कौमी असम्बली में दोबारा उनको मिल जाए। शायद वो इस चीज़ की कोशिश है कि वो एक दफ़ा फिर तहरीक अदम एतमाद ला के मौजूदा वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तो दोबारा से इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाने की कोशिश करें। लेकिन मेरा ख्याल है ये वो चीज़ें जो
मानने वाली नहीं है पीडीएम के लिए। नदीम साहब आप क्या समझते हैं? इसमें ना एक और चीज़ बड़ी अहम है। असल में इमरान खान ये चाह रहा है कि जो अब पार्लियामेंट के अंदर उसकी जो नुमाइंदगी है उसे मिल जाए, अपोजिशन लीडर ही चाहे मिल जाए, क्योंकि आगे जब निगरान सेटअप आना है तो उसमें बड़ा क्रूशियल रोल होगा। अब तो पीडीएम तो यही चाहेगी कि राजा रियाज साहब के साथ मिलके कोई फ्रेंडली किस्म का जो है निगरान सेटअप लाया जाए। तो इमरान खान की कोशिश ये भी है कि हम उस जो सिस्टम बनेगा उसको तोड़ने में किसी तरीके से कामयाब हो जाएं। और अगर वो डेट्स के मतलब अर्ली इलेक्शन की डेट के ऊपर एग्री नहीं होती पीडीएम, तो फिर मेरे ख्याल में इमरान खान साहब जो हैं वो जो असम्बलीज़ की बहाली की तरफ जाएंगे। और वो बेशक उसमें बड़े इश्यूज़ हैं लीगली, लेकिन हमारी अदालतें जो हैं वो अक्सर ही जो दरमियानी राह निकाल लेती हैं, और मेरे ख्याल में उस साइड पे हम लोग जा रहे हैं। सही। इस सतह के जो मुज़ाकरात होते हैं अज़हर साहब, उसमें आमतौर पे मुतालबात बहुत ज़्यादा रखे जाते हैं और बड़े मुतालबात रखे जाते हैं, और कंप्रोमाइज़ करने के लिए गुंजाइश छोड़ी जाती है कि कहीं किसी सतह पे हम कंप्रोमाइज़ कर लेंगे। तो इमरान खान के मुतालबात बहुत हैं, बड़े मुतालबात हैं, और उनके नज़दीक उसका जवाब भी है, लेकिन बहरहाल उसमें इतनी गुंजाइश मौजूद है कि वो एक तो यह है कि सितंबर अक्टूबर तक इलेक्शन की अगर तारीख दे दी जाती है तो वो उस पर एग्री कर जाएंगे। और दूसरी चीज़ यह है कि वो कुछ लोगों को, कुछ ख़ास लोगों को कुछ ख़ास मुकदमात से बरी करवाने के लिए और हुकूमत से उनकी जान छुड़वाने के लिए वो उन पे एग्री कर जाएंगे। सही। बाकी रही ये मामला, अब चाह रहे कि अगर वो उनकी जिस तरह से असम्बलियाँ बहाल करने की उनकी ख्वाहिश है, या जिस तरह से उनके जो MNAs की दोबारा से बहाली की ख्वाहिश है, वो अगर बहाली होती भी है तो 2-3 महीने के लिए उस बहाली का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये वो गुंजाइश उन्होंने खुद छोड़ी है इसके बीच में कि कहीं ना कहीं हमें सेफ एग्जिट मिल जाए उसमें से। ये नदीम साहब ये केसेस खत्म करवाना चाहते हैं इमरान खान साहब, जो फॉरेन फंडिंग का चल रहा है या इद्दत वाला केस है, ये इस तरह के मामला है? जी, मेरे टेरियान का केस भी चल रहा है। जी, मेरे ख्याल में अगर वो हुकूमतें उनकी बहाल होती हैं तो इमरान खान ये जितने पेशियाँ भुगत रहे हैं और जो अदालतों में उसके ऊपर सख्ती की जा रही है, इसमें से रिलीफ मिल जाएगा। और अगर वो इससे पहले कि ये इन केसेस की कोई सज़ा सुना दी जाती है तो इमरान खान के ऊपर एक नायली का जो तलवार है वो भी लटक रही है। तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को अब समझ आई है कि जो असम्बलियाँ तोड़ने का जो उनका फैसला था वो गलत था, और उसकी वजह से उनकी पार्टी के लिए मुश्किलात में इजाफा हुआ। नवाज शरीफ और मरियम तो यही चाहती हैं कि इमरान खान साहब नायल हों। जी, ऑफकोर्स वो तो यही चाहते हैं। जो वो कहते हैं कि बैलेंस ऐसा ही होगा ना, अवाम के अंदर जो मकबूलियत है, जो भी वजूहात हैं, उसमें महंगाई है और भी बहुत सारे मामलात हैं, तो उसमें देखते हुए तो चाह तो यही रही है PMLN कि उनके लिए जो है ग्राउंड जो है वो लेवल किया जाए और उनको कामयाबी दिलाई जाए, लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ये हमारी पॉलिटिकल तारीख इस बात की गवाह है कि मुस्लिम लीग नून और ख़ास तौर पर शरीफ ख़ानदान जो है ये इंतकामी मिजाज रखने वाला ख़ानदान है। सही है। ये जब भी इक़्तिदार में आते हैं तो ये अपने से पहले वालों के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयाँ करते हैं। पीपल्स पार्टी में ख़ास तौर पे आसिफ अली जरदारी साहब के सदर बन जाने के बाद और बेनज़ीर की शहादत के बाद ये रवैया बहरहाल पाया जाता है कि वो इंतकाम पे कम यकीन रखते हैं। अपने तौर पे कोशिश वो भी करते हैं, लेकिन वो उस हद तक नहीं जाते। सही। तो वो जो इमरान खान ने कहा था ना टक्कर के लोग मिले, तो ये इमरान खान के टक्कर के लोग हैं। इमरान खान भी इंतकामी सियासत पे उसी तरह यकीन रखते हैं जिस तरह से शरीफ ख़ानदान रखता है। तो मेरा ख्याल है कि ये सिलसिला मुज़ाकरात के ज़रिए ख़त्म करवाने के लिए कोशिश की जा रही है, वो ख़त्म हो सकता है। अदरवाइज़ अगर ये हुकूमत में आने के बाद उसको करवाना चाहेंगे तो वो एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसको अभी किसी ने अपनी आंखों से देखा नहीं है, और मेरा ख्याल है कि वो शायद मुमकिन भी नहीं होगा उस तरह से। ठीक हो गया। ये मौलाना फजलुर रहमान साहब मुज़ाकरात में क्यों नहीं शरीक? उनकी टीम में कोई मेंबर भी नहीं है। असल में मौलाना साहब ज़ाहिर बात है वो PTI के ख़िलाफ़ KP में असल में अब सिर्फ यही जमात है जो वो असल में रूल भी कर रही है वहाँ पे। इसकी शक्ल में आप देखते हैं, बेशक वहाँ पे निगरान सेटअप है, तो वो चाह रही है कि हम इमरान खान को बिल्कुल ही जो है इस मंजरनामे से आउट करें। अच्छा। वो नहीं चाह रही कि इसको पॉलिटिकली एडजस्ट किया जाए। इस वजह से उसका जो स्टैंस है वो बड़ा सख्त है। वो कहता है इमरान खान जो है ये सिस्टम में मज़ीद खराबियाँ पैदा करेगा, लिहाजा आप इसको ये सेफ एग्जिट ना दें। शेख साहब ये बताइएगा, इस वक्त इंतखाबात होते हैं तो पार्टी पोजीशन क्या होगी? अरे पार्टी पोजीशन से पहले ज़रा सोचने की बात यह है कि इंतखाबात इस वक्त पॉसिबल हैं भी कि नहीं। ठीक हो गया। तो जो प्रैक्टिकली तैयारियां जो नज़र आती हैं इलेक्शन कमीशन की भी और सियासी जमातों के हवाले से भी अगर देखें तो कोई ऐसा नज़र नहीं आता कि इलेक्शन 14 मई की जो तारीख दी गई है उसी पे होते हैं। और मैं अगर आप इसको बिल्कुल ज़रा गहराई से देखें इनके मामलात को, जो इलेक्शन कमीशन जो आखिरी हफ्ते में तैयारी कर रहा होता है तो उसमें ये 14 जून को भी होते हुए नज़र नहीं आते इंतखाबात। लेकिन आप फ़र्ज़ कर लें कि ये इलेक्शन हो जाते हैं
तो मेरा ख्याल ये है कि पीपल्स पार्टी एक ऐसी जमात है जिसने पिछले अरसे में अपना लोहा मनवाया भी है, और कराची के इंतखाबात में हमने देखा भी है कि कराची के इंतखाबात में उन्होंने बड़ी नुमाया पोजीशन ली है और पीटीआई को बड़ा टफ टाइम दिया है। ठीक हो गया। अगरचे वहाँ से जमात इस्लामी ने भी खासी कामयाबियाँ हासिल की हैं, लेकिन बहरहाल पीपल्स पार्टी ने एक शहरी जो सिंध है उसमें अपना नाम जो बनाया है, वो इस बात का सबूत देता है कि शायद आने वाले इंतखाबात पीपल्स पार्टी के इंतखाबात होंगे। से हुकूमत भाग क्यों रही है इलेक्शन से? हुकूमत ने तो ज़ाहिर है कि अपनी चीज़ें हर हुकूमत देखती है कि जहाँ पे उसको अपना सॉफ्ट कॉर्नर नज़र आता है, जहाँ पे कि उसको लगता है कि यहाँ पे अब हम कुछ कामयाबी समेट सकते हैं, तो वो तो उसका इंतज़ार करते हैं। और अब चूँकि कुछ वक्त से निगरान सेटअप चल रहा है पंजाब में भी और केपीके में भी, तो पंजाब में तो उन्होंने खासी ग्रिप अपनी मजबूत की है। उसका सबसे बड़ा जो इजहार हमें देखने को मिला है वो पीटीआई ने जब टिकटों की तकसीम की है उसमें हमें देखने को मिला है कि जहाँ पे उन्होंने बहुत सारे ऐसे लोग के जो उनके पोटेंशियली टिकट होल्डर हो सकते थे लेकिन वो सामने नहीं आए और उन्होंने टिकट की डिमांड नहीं की, और नए जो नौजवान हैं उन्होंने वहाँ से पीटीआई के टिकट लिए हैं और जिनके बारे में अभी कोई पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है मुस्तकबिल उनका। ठीक है नदीम साहब, इस वक्त इलेक्शन हो सकते हैं? नहीं, इस वक्त तो इलेक्शन नहीं हो सकते, ना होने हैं। असल में अब ये कह रहे हैं कि हुकूमत भाग क्यों रही है इलेक्शन से। असल में हुकूमत तो वो 14 अगस्त तक तो उनके पास टाइम है ना, वो क्यों पहले करवाए इलेक्शन। सही। और ये पाकिस्तान की तारीख में मतलब ये जो एक लॉ है, नहीं आई तो कहता है असम्बलियाँ टूट गई वक्त से पहले, तो वो इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे? नहीं, वो दो जो सूबों की है ना, वो असल में एक नया सिलसिला है ना। अच्छा। इस तरह पाकिस्तान में कभी हुआ नहीं है कि चारों सूबों में और वफाक में एट ए टाइम इलेक्शन होने चाहिए। अगर आप 2 सूबों में पहले करवा देते हैं तो क्या फिर आपको सितंबर में इसमें हर्ज क्या है अगर हो जाते हैं इलेक्शन? तो सर इसमें ओवरऑल 2-3 मसाइल है ना। आप इसमें ये कह रहे हैं कि उसका रिजल्ट कल जब 2 सूबों में एक पार्टी की हुकूमत होगी तो क्या वो जनरल इलेक्शन में इन्फ्लुएंस नहीं करेगी। ये जो निगरान सेटअप का कंसेप्ट क्यों लाया गया है कि जनाब अगर किसी जमात की पार्टी की हुकूमत हुई तो वो इलेक्शन में अपना असर रसूख इस्तेमाल करेंगे। तो इसलिए हुकूमत जो है वो उनको पता है कि पीटीआई अगर विन कर जाती है पंजाब या केपी में और वो जनरल इलेक्शन में डेफिनेटली उनका सीएम बैठा होगा तो उन्होंने उसका इन्फ्लुएंस यूज करना है। तो वो भी यही चाह रहे हैं कि जब 3-4 माह की तो बात है तो ये जनरल इलेक्शन जो है इकट्ठे हों और पूरे पाकिस्तान में, उससे ऊपर कोई नहीं भागेगा। सही। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि 14 अगस्त तक टाइम है और ज़रूरी हुकूमत को पूरे दिन आखिरी दिन तक काम करने दिया जाए। ये हमारी जो पिछली तारीख है, सियासी तारीख, उसमें हमने बारहा देखा है कि इलेक्शन 2-3 महीने पहले ही होते रहे हैं। सही। और जब असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करती रही हैं या किसी हवाले से वज़ीर आज़म आखिरी मिनट तक अपने इक़्तिदार में, तो वो उसमें हमने देखा कि 2-3 महीने पहले इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं और उसके बाद फिर तैयारियां शुरू हो जाती हैं उनकी, और निगरान सेटअप के हवाले से मुलाकातें शुरू हो जाती हैं। तो देखा जाए तो 14 अगस्त भी अगर हुकूमत की आखिरी तारीख है ये मौजूदा हुकूमत की, तो अब तक निगरान सेटअप के हवाले से मुलाकातें शुरू हो जानी चाहिए। लेकिन अभी जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो तो अभी इलेक्शन होने या ना होने पे हो रहे हैं, तो इससे अंदाज़ा लगा लें कि ये मेरा नहीं ख्याल कि इलेक्शन अगस्त में भी होने पॉसिबल है। नदीम साहब चलें, इलेक्शन तो होंगे जब होंगे। ये पीटीआई ने जो टिकटें तकसीम की हैं इस पर आप क्या कहते हैं? इस पर भी बहुत अबाम है लोगों को कि इन्होंने पहले पीटीआई कुछ लोगों को पेंडिंग रखा, फिर 33 जो सीटें हैं वो चेंज की हैं और ये भी कह रहे हैं कि वो उन्होंने पैसे जो लिए हैं वो वापस नहीं कर रहे उनको। पीटीआई के लिए देखें ये बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल भी है और पीटीआई के लिए परेशान करने सूरत हाल भी है। जो इन्होंने टिकट्स दिए हैं उसमें इनके अंदर काफ़ी सारे मतलब मसाइल हैं। जैसे अब आपने देखा कि बहुत सारे जो एमपी जो कैंडिडेट थे और स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे उनको पीटीआई ने इग्नोर किया है। और सुनने में यही आ रहा है कि जो बड़े इन्वेस्टर थे जिन्होंने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है और पीटीआई के फंड जो उसको फंड दिए हैं, या जो अब तो असल में नाम इनको डोनेशन का आ गया है, बेसिकली पार्टी को फंड जिसने ज़्यादा दिए हैं तो उनके जो नाम हैं वो सामने आए हैं। और ये अभी तो क्योंकि ओवरऑल इलेक्शन होते नज़र नहीं आ रहे, इतना रिएक्शन पीटीआई की तरफ से नहीं आया क्योंकि सबको पता है जो लोग मिस हुए हैं तो उन्हें भी पता है कि अभी ये टिकट फाइनल नहीं है। जब इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे तो फिर हम इस पे पर कंटेस्ट करेंगे। और पैसों की वापसी का तो मामला बिल्कुल अलग है ना। अब तो वो ऑडियो लीक्स होने लग गई हैं जिसमें पता चल रहा है कि जो फैसिलिटेटर्स हैं उन्होंने भी पैसे लिए हैं बीच में। सही। जो पार्टी फंड जमा हुआ वो तो एक अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है। जो लोगों को बीच में फैसिलिटेट करने के लिए शामिल किया गया है
उन्होंने भी अलग से अपने कमाई की है और अब तो उनकी ऑडियो लीक्स आना शुरू हो गई। अच्छा, ये साकिब निसार साहब अभी तक सहूलतकारी कर रहे हैं? जी, ये जो ऑडियो लीक आज की लेटेस्ट आई है, इससे तो यही मालूम होता है कि ये अभी तक भी सहूलतकार हैं और शायद इनको पीटीआई ने कोई लॉलीपॉप दिया है। सुनने में ये आ रहा है कि उसको सदर मुमलिकत का ख्वाब दिखाया है। अच्छा। कि हम आपको नेक्स्ट गवर्नमेंट में जो है सदर बनाएंगे। तो इस वजह से भी ये और इसका जो बेटा है और उसकी जो आज की जो ऑडियो है उसमें ये कह रहे हैं कि वो मखसूस लोगों को मतलब पैसे लेके टिकट्स दिलवा रहे हैं। और अभी ये जो 34-35 टिकट्स रिवाइज हुए हैं उनमें 1-2 ऑडियो लीक्स में नाम आ रहा है। अच्छा। तो चिदड़ साहब हैं, उनका नाम कि उनको उन्होंने 1 करोड़ 20 लाख लिए हैं या 25 लाख जो भी रकम है। तो वो बकायदा ये बता रही है, ये मामला क्लियर हो रहे हैं कि ये देखें सहूलतकार हैं। और अभी जो चंद दिन पहले साकिब निसार साहब की ऑडियो आई थी जिसमें वो इमरान खान साहब के वकील को ये बता रहे थे कि जो फलां फैसला और फलां तारीख देखें और इस हिसाब से आपको जो है सपोर्ट मिलेगी कि आपने ये हुकूमत को जो है कैसे इसके ऊपर तौहीन अदालत लगानी है। तो इससे पता ये चल रहा है कि ये सारे जो करैक्टर्स हैं ये किस तरीके से पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं। अभी भी शेख साहब, ये लगता है ऐसे है कि जो पीटीआई ने टिकट दिए हैं ऐसे लोगों को दिए हैं जिन्होंने ज़मान पार्क में ज़्यादा वक्त गुजारा है, मतलब शब बेदारियाँ की हैं या सिक्योरिटी में बैठे रहे। आप क्या समझते हैं? ऐसा नहीं है? ये तो बिल्कुल ऐसा ही है। ये तो बल्कि कहा गया था, बल्कि इमरान खान का ऑन रिकॉर्ड ये बयान है कि उन्होंने जब देखा था कि ये अब रमज़ान शुरू होने के बाद लोग कम होना शुरू हो गए हैं ज़मान पार्क के बाहर और वो जो प्रेशर वो बिल्ड करना चाह रहे थे गवर्नमेंट के ऊपर वो कम होना शुरू हो गया है, तो उसको लोगों को हौसला देने के लिए भी और लोगों को मुतहरिक रखने के लिए भी उन्होंने खुद ये कहा था कि मैं ये यहाँ पे जो कारकर्दगी ज़मान पार्क के बाहर नजर आएगी उसकी बुनियाद पर टिकट देने का फैसला करूँगा। सही। तो ये तो ऑन रिकॉर्ड चीज़ है कि जिन लोगों ने वहाँ पे अपनी लॉयल्टी शो की है और उनको नवाजा गया, लेकिन उसमें भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने वहाँ वक्त गुजारा, वहाँ पे कैंप्स लगाए, कैंप के अंदर अखराजात किए, उन्होंने खाने खिलाए लोगों को, वहाँ पे उन्होंने लोगों को जो है ना वैसे नकद पैसे बांटे उनको, लेकिन उसके बावजूद उनको टिकट नहीं मिला और बड़े उन्होंने फिर जो मायूसी का इजहार भी किया पीटीआई से और कुछ लोगों ने लाताल्लुकी का इजहार भी कर दिया उसके बाद। तो वो एक जो मामला है वो तो उसमें तो सदाकत है बिल्कुल कि ये ऐसा ही है कि वो जिन लोगों ने वहाँ पे काम किया है उन्हें पहली तरजीह उन्हीं को दी गई है। और ज़ाहिर है कि उसका मकसद भी उनका वो यही था कि वो जहाँ वहाँ पे जाने का कि वहाँ पे टिकट लेना ही असल मकसद था। नदीम साहब, ये फिरदौस आशिक अवान जो पीटीआई दौर में हुकूमत में रही हैं, बड़ा उनका दबदबा था, इस दफ़ा जो है उनको टिकट नहीं मिला, शायद कि वो बड़े गुस्से में हैं। वो क्या चाहती हैं? वो पहले भी आपको पता है कि पीटीआई के अंदर वो उनको वारद हुई थी, वो पीटीआई के कोई डाई हार्ड वर्कर नहीं है, पीपल्स पार्टी से आई थी। जी, पीपल्स पार्टी से आई थी और कुछ और हल्के थे जो उसको मतलब जिन्होंने कोई फॉर्मेशन मिनिस्टर बनाया था। तो वही हल्के जब चाहेंगे तो फिर उसको टिकट भी मिल जाएगा और सारी चीजें हो जाएंगी। वो इस हिसाब से जो एक्टिव नहीं है वो। अच्छा, पहले भी पीटीआई के टिकट पे पिछली दफा वो जीत तो नहीं सकी थी, जीत नहीं सकी थी, तो वो तो स्पेशल जो नशिस्त थी उस पर थी, फिर बाद में वो उससे भी हटा के वो एडवाइजर की पोजीशन पे काम करती रही और फिर बिलाखिर उनको बिल्कुल मंजर आम से हटा दिया। वो पावर पॉलिटिक्स में जो चंद लोग हैं और जो वो उनके अंदर उसका कोई नाम है, बाकी वो उस हिसाब से जो वर्कर है ना, जो हल्के में जाके काम करने वाले और डे टू डे वर्कर उस तरह के काम करने वाले। और दूसरा उनका जो अपना हल्का है जी, वहाँ पे उस्मान डार बड़े मजबूत वहाँ के कैंडिडेट भी हैं और वहाँ से ज़रा के पीटीआई के बहुत बड़े रहनुमा भी हैं, उस हवाले से वोट भी अच्छा खासा लिया, वोट बैंक भी उनका है। तो वो कोई बहुत ज़्यादा फिरदौस आशिक अवान के नाम पे कोई खुश नहीं है, इसलिए ज़ाहिर है कि उनकी भी डिप्लोमेसी जो उन्होंने इमरान खान के साथ की है फिरदौस आशिक अवान के हवाले से, मेरे ख्याल ये भी एक फैक्टर था कि जिसकी वजह से उनको टिकट नहीं मिला। सही। अगर खान साहब ये कहते हैं कि जिन लोगों को मैंने टिकट नहीं दिया उनके बुनियादी वजह यह है कि ये मेरी कोर टीम का हिस्सा है और मैं इनको मरकज़ में लेके जाना चाहता हूँ अपने साथ, अगर मेरी हुकूमत आई तो मैं इनको वजारतें दूंगा। तो ज़ाहिर है कि हर सियासतदान जो है, हर रहनुमा अपने वो जो पोटेंशली जीतने वाले कैंडिडेट होते हैं उनको इसी तरह का लॉलीपॉप देते हैं कि हम आपको वजारतें देंगे। तो जी, शहबाज गिल आपके सामने हैं, वो अक्सर मीडिया में कहता था कि जी हमारे तो गिल फैमिली के साथ देहात हैं फैसलाबाद में और हमारा एक बहुत बड़ा नाम है। तो देखें, जनरल इलेक्शन तो बाद में होना थे ना, तो बाद में उस वक्त मौके पे उसको सेंटर भी बना सकते हैं, कुछ भी बनाया जा सकता है, जरूरी नहीं है। ये भी हो सकता है ना कि जो जिनको पंजाब में नहीं दिए यार, सूबाई असम्बली में टिकट नहीं दिए, वो कौमी असम्बली में एडजस्ट कर देंगे। ये भी तो हो सकता है। अरे कुछ लोग तो एडजस्ट हो गए, को नहीं दिया, ये शाह महमूद कुरैशी को नहीं दिया जो ख्वाहिशमंद। लेकिन शाह महमूद कुरैशी के जो साहबजादे हैं वो अभी रिसेंटली इलेक्शन जीते थे,
असम्बली डिसॉल्व होने से पहले वो इलेक्शन जीते हैं वहाँ का, तो उनका तो खैर बनता था, राइट बनता था कि उनके बेटे को तो कम से कम टिकट एक दिया जाता। तो ये उनको टिकट ना देना भल ये इशारा करता कि शायद मुस्तकबिल में भी उनको जो है ना वो इतना ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस ना मिले। नदीम साहब, ये सारी सूरत हाल में जो सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी समाअत, वो बगैर यानी कि गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई, कोई आर्डर नहीं आया, इसकी क्या वजह है? क्या सियासतदानों को टाइम दिया गया? इसमें मेरे ख्याल में सबसे जो बड़ी वजह है ना, वो पीडीएम हुकूमत की तरफ से उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर और वो जो 3 मेंबर्स जो जजेस हैं उनके ऊपर प्रेशर बिल्ड करना था। जो उसमें उन्होंने एक बिल भी पास किया और उसके अलावा पार्लियामेंट का जो सेशन चल रहा है उसमें उन्होंने खूब उनकी जो कहा कि जी अदलिया का जो जजेस के जो फैसले हैं वो मुल्क में बहुत सारी इंस्टेबिलिटी का सबब हैं। तो उस वजह से इन्होंने जो एक मोमेंटम बनाया और एक हवास भी बनाई है, तो वो उसका भी बड़ा फ़ायदा हुआ है। और एक वजह वो भी है, और दूसरी वजह ये है कि जो आईएसआई चीफ और कुछ हमारे एस्टेब्लिशमेंट के लोग चीफ जस्टिस साहब को मिले हैं उसके चैम्बर में, और उसको वहाँ पे यकीन उसको कहा कि उनकी मुलाकात का असर है जी, मुल्क में सिक्योरिटी मामलात ऐसे हैं कि जिसमें हम लोग ना तो हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते और हुकूमत ने कहा कि हम लोग फंड नहीं दे सकते। तो मेरे ख्याल में उस वक्त चीफ जस्टिस साहब और वो जो 3 रुकनी बेंच है, तो उसके लिए ये बड़ा मुश्किल हो गया था कि इस सूरत हाल में कोई ऐसा आर्डर पास करती कि इस हुकूमत के ऊपर नाअहली का कोई। देखिए 2 ऑर्डर्स तो पहले सुप्रीम कोर्ट का यही बेंच और यही जजेस दे चुके हैं। एक तो 14 मई को इंतखाबात करवाने का, और उससे पहले भी एक डेट दी थी इन्होंने, और दूसरा स्टेट बैंक को डायरेक्ट इन्होंने हुक्म दिया था कि वो फंड्स जारी करे, और वो दोनों अहकामात माने नहीं गए। सही, उसकी वजूहत क्या रही, आइन में उसकी कितनी गुंजाइश थी या कितनी थी, वो एक अलग बहस है। लेकिन आप जो आंखों के सामने वो चीज़ है कि दोनों अहकामात पे अमल नहीं हुआ। तो मेरा ख्याल है अदलिया ने इस वक्त अपनी इज्जत बचाई है, और उन्होंने इसलिए कोई वाज़ेह फैसला नहीं दिया कि कब इलेक्शन होने चाहिए और कब नहीं होने चाहिए। उन्होंने मुज़ाकरात करने वाली टीमों के ऊपर ये बात छोड़ी है कि हो सकता है कि अगली समाअत तक ये लोग किसी नतीजे में पहुंच जाए। और ज़ाहिर है कि जैसे कल अब 2 मई को ये होने जा रही है फाइनल राउंड, तो अगर ये किसी नतीजे पे पहुंच जाते हैं तो फिर शायद अदलिया की जो वो इज्जत सादात जिसे कहते हैं ना, वो शायद बच जाए कुछ थोड़ी सी। ये वज़ीर आज़म ने अचानक एतमाद का वोट क्यों लिया? वज़ीर आज़म ने, ज़ाहिर है कि देखें जिस तरह के हालात चल रहे हैं, और जो पीडीएम है ना जी, इसके अंदर भी एक अलग से खिचड़ी बनी हुई है। अब ये मुज़ाकरात के मामले को आप लें तो मौलाना फजलुर रहमान बिल्कुल एक साइड पे हैं, वो कतन मुज़ाकरात के हक़ में भी नहीं है और ना ही वो किसी किस्म की बातचीत के हक़ में है, और वो अपनी आइनी मुद्दत जो है हुकूमत की पूरी करने के लिए उसको ऊपर जोर दे रहे हैं। इसमें उनका फ़ायदा भी है, इसलिए कि वो जो JUI के जो पार्लियामानी नुमाइंदे मौजूद हैं, वो आधे तो फजलुर रहमान साहब के रिश्तेदार हैं। KPK में भी उनके इसी तरह से जो है रिश्तेदार हैं, गवर्नर भी हैं और मेयर हैं पेशावर के, तो वो उनका तो अच्छा खासा स्टेक पे लगी हुई हैं चीज़ें। तो इसलिए वो चाहते हैं कि हम आइनी मुद्दत पूरी करें और फिर आइनी मुद्दत पूरी करके बाहर निकले, मुज़ाकरात वाली मेज़ पे बिल्कुल ना जाए। इसी तरह से मुस्तकबिल का, जैसे मैंने बताया कि पीपल्स पार्टी एक बड़ी मौसर कुव्वत के तौर पर सामने आ रही है। वो उन्होंने रिवाइव किया अपने आप को बहुत सारे हलकों के अंदर। सिंध में तो ऑलरेडी हुकूमत में हैं, वो कराची के अंदर उन्होंने रिवाइव किया, पंजाब में उन्होंने अपनी पोजीशन बनाने की कोशिश की है। तो ये मुस्लिम लीग नून के लिए भी एक चैलेंज साबित होगी आने वाले दिनों में। तो इसलिए वो वज़ीर आज़म ने उस रिफ्ट्स को महसूस करते हुए शायद एतमाद का एक वोट लिया है। नदीम साहब, इमरान खान साहब और नवाज शरीफ साहब दोनों जनरल बाजवा को अपना मुजरिम समझते हैं, क्या ये दोनों के मुजरिम हैं? जनरल बाजवा को मुजरिम समझना, ये तो इनके पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं। देखें, जनरल बाजवा ने अगर नवाज शरीफ के लिए मसाइल पैदा किए थे तो जाते जाते उसने नवाज को हुकूमत भी देकर गया है। सही। जबकि अगर हम इमरान खान साहब की बात करें तो वो बारहा कहते थे जी इस जैसा मैंने आर्मी चीफ नहीं देखा, बहुत ही वाइज हैं, बहुत ही अच्छे मशवरे देते हैं। और अभी आपने रिसेंटली देखा कि इमरान खान ने ये भी कह दिया कि मुझे जो असम्बलियाँ तोड़ने का मशवरा है वो भी जनरल बाजवा ने दिया था। और आप देखें, और वो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब भी उस मीटिंग में शामिल थे। सही। आप ये देखते हैं कि ये जब इनकी हुकूमत, वफाकी हुकूमत चली गई, उसके 2 महीने के बाद ये काम हुआ है। तो वो बड़े ना इमरान खान कंट्राडिक्टरी वो जो है बयान देने में बड़े एक्सपर्ट हैं, और हमारी आवाम भी उसको कोई बुरा नहीं मानती। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इस किस्म का उन्होंने कोई काम किया है, वो बल्कि मोहसिन है इन दोनों के, नवाज शरीफ के भी। और बल्कि ये दोनों एक दूसरे के मोहसिन है। मुस्लिम लीग नून ने भी बड़ा एहसान किया था बाजवा साहब और इमरान खान एक दूसरे के मोहसिन। जी बिल्कुल, और नवाज शरीफ और बाजवा साहब भी एक दूसरे के मोहसिन है। उन्होंने ज़ाहिर है कि नवाज शरीफ को
पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए जो मौका मिला है अपना इलाज के हवाले से, उसमें बाजवा साहब का बड़ा किरदार था जो उन्होंने अपना तो किरदार नून लीग क्यों नहीं बोल रही? पहले तो कहती थी कि वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, अब तो बाजवा साहब के खिलाफ ही नहीं बोल रही। क्यों नहीं इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोल रही? ये देखिए ना, अब वक्त के साथ साथ हमारे सियासतदान बहरहाल मैच्योर हुए हैं और उन्हें ये चीज़ समझ आई है कि हमने इस्टेब्लिशमेंट को किस हद तक उनका सहारा लेना है। सही है। मेरा ख्याल है कि अगर यही मेजोरिटी कुछ और अरसा बरकरार रखते हैं और ये चलती है तो पाकिस्तान इंशाल्लाह एक मुस्बत समय में सफ़र करेगा। इसमें जो बड़ी अहम बात है ना, अब आप कह रहे हैं कि नहीं बोल, असल में उन्होंने अब वो एस्टेब्लिशमेंट खुद कुछ नहीं करती, उसने आगे सहूलतकार रखे हुए थे। तो नून लीग अभी भी सहूलतकार, जैसे अब मतलब ये अदलिया के बारे में वो कोट कर रही है कि जी इन्होंने इनके जरिए करवाया गया, और फैज़ हमीद को आपके सामने अभी भी वो कर रहे हैं। शेख साहब, आपके ख्याल में ये न्यूट्रल हो गए? न्यूट्रल तो होना इनके लिए मुमकिन नहीं है न्यूट्रल होना। न्यूट्रल हुए चूँकि जब आपके कुछ स्टेक्स पे चीज़ें होती हैं, कुछ आपके बेनिफिट्स होते हैं, कुछ आपकी चीज़ें वाबस्ता होती हैं, मफादात वाबस्ता होते हैं किसी भी जगह से, तो आप वहाँ पे न्यूट्रल रह नहीं सकते। सही। जितना बड़ा बजट है हमारी जो अफवाज पाकिस्तान लेती हैं, इस्टेब्लिशमेंट पे जितना बड़ा बजट खर्च होता है, वो ये न्यूट्रल होने के बाद उनके लिए वो बजट लेना शायद उस तरह का मुमकिन ना हो। सही। और फिर जिस तरह के फैसले हैं अभी भी, यानी कश्मीर का जो वाज़े एक बात सबके सामने आ चुकी है कि कश्मीर से हम दस्तबरदारी का इजहार कर चुके हैं और हम अब उसमें उस तरह से हमारी दिलचस्पी नहीं रही हमारी इस्टेब्लिशमेंट की या हुकूमतों की। तो अब इन सारी चीज़ों के बाद अगर कोई न्यूट्रल हो जाता है तो उसके पास अपने वजूद का जवाब वो खो देता है। सही। तो इसलिए मेरा ख्याल है न्यूट्रल होना तो इनके लिए पॉसिबल कतन नहीं होगा। लेकिन बहरहाल ये भी गनीमत है पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर कि ये सियासतदानों को अपना फैसला करने दें। सही। न्यूट्रल बेशक ना रहे लेकिन सियासतदानों फैसला को करें। नदीम साहब, कश्मीर किसने बेचा? बाजवा साहब ने या इमरान खान साहब ने? वज़ीर आज़म तो इमरान खान साहब थे। इमरान खान साहब थे। और अब ये देखें, अभी ये जो रिसेंट स्टेटमेंट आई हैं जो हामिद मीर साहब और वो दूसरी, उनकी उसके अंदर यही तो मालूम हो रहा है कि ये सिर्फ एक इमरान खान साहब का फैसला नहीं था। तो ये उस वक्त क्यों नहीं बोले मीर साहब या ये अपने साफी जो लोग असल में हमारे यहाँ यही तो ट्रेंड है ना, उस वक्त तो पावर नहीं होती और उस वक्त बोलने को, अभी ये जितना जज्बाती इमरान खान अभी बाजवा साहब के बारे में होते हैं, अगर ये इक़्तिदार में रहते हुए एक दिन यही स्टेटमेंट दे देते तो इमरान खान हीरो होते। लेकिन नो डाउट उसके ऊपर उसको बहुत सारा रिएक्शन भी आना था और उस वक्त तो ये कहते थे कि मैं हुकूमत मेरी चला, उसको कोई और कोई और वो पंचिंग बैग अभी वो कह रहा था। असल में मामला ये है कि इमरान खान ने जब कहा कि मैं ट्रंप से मुलाकात करने गया था तो मुझे वहाँ पे इतना बड़ा वो वार्म वेलकम मिला कि जैसे मैं वर्ल्ड कप के आया हूँ, तो ये सारे मामलात वहाँ पे हुए थे और बाजवा साहब भी उसमें शरीक थे। और बाजवा साहब ने ये जो कहा था कि जी हमारे पास टैंक और हमारा असला हमारा पुराना हो चुका है, हम अब लड़ने की पोजीशन में नहीं है, तो वो ज़ाहिर बात है ये सारी चीज़ें मुश्तरका थी। और अभी आपने देखा कि कल हमारा जो पाकिस्तान के अमेरिका में सफ़ीर हैं मसूद खान साहब, तो उसने 2 दिन पहले यही कहा कि जो वो हमारी मिलिट्री एड बहाल कर दें। इनको पता है कि अब हमारी हर किस्म की एड जो है, मिडिल ईस्ट वाली एड भी बंद हो चुकी है अमेरिका की तरफ से भी, तो अब हमें अल्टीमेटली जो है अपनी इकानमी की तरफ तवज्जो देना पड़ेगी और ये मामला से बाहर निकलना पड़ेगा। शेख साहब, खान साहब कहते हैं कि मेरी जान को खतरा है, मुझे कोई मारना चाहता है, बार बार वो डर्टी हैरी का नाम भी लेते हैं। ये कौन है डर्टी हैरी? ये तो सब जानते हैं, मेरे ख्याल हमारे नाजरीन भी अब तो जान गए कि डर्टी हैरी कौन है। नाम लेना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन बहरहाल ये है कि मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब का वहम है। और क्या ऐसा है कि उनको जान को खतरा है? देखें, वो वैसे तो हर पॉलिटिशियन या हर नुमाया जो शख्सियत होती है, सेलिब्रिटी होती है, वो गैर महफूज ही होती है और उसके जहाँ बहुत सारे चाहने वाले और फैंस होते हैं वहाँ दुश्मन भी उतनी ही बड़ी तादाद में मौजूद होते हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब पॉपुलैरिटी के जिस लेवल पे हैं वहाँ पे कोई किसी के लिए, किसी इदारे के लिए कोई ऐसा कदम उठाना आसान हो या किसी इनफरादी तौर पे किसी शख्स के लिए ये कदम उठाना आसान हो कि उन्हें जो ख़तरा असल में है वो ये है कि जो उनकी मकबूलियत है, जो भरम है, वो ये है कि अभी तक उन्हें अवाम की तरफ से रद्द-ए-अमल का सामना नहीं करना पड़ा। जैसे हमने देखा कि PTI के जो वर्कर्स हैं उन्होंने नवाज शरीफ साहब को या आसिफ अली जरदारी को या मरीम नवाज साहिबा को और जो शहबाज शरीफ साहब हैं, PTI वाले तो मुर्शद मानते हैं। हाँ, उनको तो गालियाँ और उनको जूते और उस तरह की चीज़ें, और उनके अगर किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने चले गए हैं वहाँ पे भी जाके उनकी जिल्लत का सामान किया, यहाँ तक कि मस्जिद नबवी में भी नारेबाजी उनके खिलाफ की। तो इमरान खान साहब शायद उस तरह के किसी रद्द-ए-अमल से डरते हैं क्योंकि अब सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं कि जो रवैया
पीटीआई के कारकुनान रखते रहे हैं अपने मुखालफिन के हवाले से, अब वही नून लीग के जो कारकुनान हैं और पीपल्स पार्टी के जो कारकुन हैं जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, वो उसी लैंग्वेज में अब उनको जवाब देते हैं। नदीम साहब, ये भी तो हो सकता है कि उनको अमेरिका से खतरा हो, वो बार बार कहते थे कि अमेरिका ने साजिश की। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कोई सिस्टम है। असल में ये देखें ना, जब इसको पहले बता रहे थे, जब ये लॉन्ग मार्च ने कहा रहा था और इनका वो अपने ही वो वाडा साहब ने कहा था कि जी मुल्क में जो है ना वो खून ही खून मुझे नज़र आ रहा है, मसाइल पैदा हो रहे हैं, उस वक्त ये पीछे नहीं हट रहा था। तो अभी इसके ऊपर फायरिंग और वो मामला हुआ तो वो बहुत ज़्यादा ही खौफजदा, और ये असल में अवाम के अंदर जो हमदर्दी लेने का बात है। इमरान खान जैसे लीडर को जो पंजाब से बिलोंग करता हो, पंजाबी उसका बाई बर्थ पंजाबी हो और इतना पॉपुलर हो आवाम में, तो मेरे ख्याल में उसको हिट करना या उसको टारगेट करना इतना आसान काम नहीं है। और ना ही ऐसी बेवकूफ़ी जो है हमारा मुल्क में कोई भी इदारा ऐसा काम करेगा। ये जस्ट वहम और ये अवाम में ऐसे अपना जरा पॉपुलैरिटी लेने की बातें हैं। इनका वहम कैसे ख़त्म किया जा सकता है? वहम का इलाज तो कोई नहीं होता, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि ये वक्त के साथ साथ खुद बेहतर हो जाएगी। जब इलेक्शंस की तरफ हम जाएंगे और इलेक्शन कैंपेन्स शुरू होंगी, मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे, तो मेरा ख्याल है ये चीज़ें भी आहिस्ता आहिस्ता रिजॉल्व हो जाएंगी। अभी तो एक चीज़ ये भी है, चूँकि अदलिया में इनकी मुसलसल जो पेशी है और अदलिया के सामने इनका जाना, और वो बहरहाल एक बहुत बड़ा मरहला होता है। आपकी इज़्ज़त और ज़िल्लत दोनों में इजाफे का सबब बन सकता है वो। तो मेरा ख्याल है कि वो मामला भी ज़रा ठंडा हो जाएगा तो फिर शायद ये मंजर आम पे आना शुरू हो जाएंगे, और जब इलेक्शन कैंपेन चलेगी तो उसमें मेरा ख्याल है उस वक्त तक इनका वहम दूर हो जाएगा। नदीम साहब, इस वक्त जो है हालात हैं, सियासी हालात या मुल्की हालात, मसाइल का हल क्या है? सर, मसाइल का हल यही डायलाग है, और ये बड़ी खुशैन बात है कि सियासी जमातें आपस में डायलाग कर रही हैं, और ये अल्लाह करे कि ये मामला जो हैं ये थोड़ा सा और बेहतर हों और ये सियासी जमातें किसी अच्छे नतीजे पे पहुंच जाएं। मसाइल ये है कि ये मुल्क में किसी को भी ना मेजॉरिटी नहीं, मुझे नहीं नज़र आ रहा कि किसी भी सियासी जमात को क्लियर 2/3 मेजॉरिटी मिल जाएगी। ये एक हंग सिस्टम होगा पंजाब में, और में नून लीग भी होगी और इमरान खान भी होंगे, केपी में पीटीआई होगी, सिंध में पीपल्स पार्टी होगी, और बलूचिस्तान के अंदर जो आप देखते हैं वहाँ एक मिक्स सिस्टम बन जाता है एक जमात को दिलवाई। तो खान साहब तो समझते हैं कि उनकी जो पॉपुलैरिटी इतनी है कि 2/3 मेजॉरिटी नहीं, ये तो आप देख लें, इस कभी भी नहीं होगा मुल्क में। और फिर उसमें यही कंट्रोल किस्म का निज़ाम चलेगा, एस्टैब्लिशमेंट की अपनी एक इम्पोर्टेंस होगी, जमातें अपनी एक दूसरे के साथ मिल बैठ के कुछ करना चाहेंगी तो करेंगी। उस हिसाब से यहाँ पे आप वो टर्की वाले या कोई ऐसे लीडर वाले असरात मुझे नज़र नहीं आ रहे। देखिए, एस्टैब्लिशमेंट ने भी एक चीज़ तय कर ली थी 1997 के बाद से कि वाज़ेह मेजॉरिटी अब किसी के पास नहीं होनी चाहिए। और अगरचे वो इसमें इस हद तक आगे बढ़ गए कि इलेक्शन में बराह रास्त मुदाखलत भी उन्होंने की है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर वो मुदाखलत ना भी करें तो अब वो एक पैटर्न सेट हो गया है कि जिसके मुताबिक ये मैंडेट मुनकसिम ही रहेगा। ये इसी तरह से कौमी हुकूमतें बनती रहेंगी जिसमें 2-3 जमातें मिलकर इत्तेहाद बनाएंगी और वो हुकूमत बनाएंगी, और इसी तरह से। तो मसला क्या है उनको? मसला तो ज़ाहिर है कि देखें, जब नवाज शरीफ ने 97 के इंतखाब के बाद ये कहा था कि जी अब हम किसी को सुपर वज़ीर आज़म नहीं बनने देंगे, तो वो जब सुपर वज़ीर आज़म बनने की कोशिश करता है कोई, तो सियासत दोनों के लिए मुश्किल होता है। लेकिन जब वो इस्टेब्लिशमेंट के मामलात को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है या उस पर रुकावट डालने की कोशिश करता है, तो उनको ऐसा वज़ीर आज़म भी कबूल नहीं होता। शेख साहब, मजहबी जमातें इस वक्त अपना वोट बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं और वो पर तोड़ रही हैं कि हम भी लड़ेंगे इलेक्शन, और अपने उम्मीदवार भी खड़े कर रहे हैं। मजहबी वोट कितनी ये जमातें वोट ले सकती हैं, क्या पोजीशन होगी इनकी? लेकिन मज़हब ओवरऑल वैसे हमारा जो मुल्क है उसमें कहा तो ये जाता है कि मजहबी तशख़्ख़ुस इसका है, लेकिन मजहब कार्ड तो खेला जाता है ना। मजहब कार्ड जो है, मजहब कार्ड मज़े की बात खेलती है, मज़े की बात है, मजहब कार्ड वो लोग खेलते हैं कि जो मजहबी जमातें नहीं हैं। सही, जिनको खेलना चाहिए मजहब कार्ड, वो आम तौर पे एक वक्ती तहरीक के तौर पे सामने आते हैं, वक्ती उबाल के तौर पे, और उसमें कोई जलसे जुलूस करते हैं, कोई एहतजाज करते हैं, उसमें तो आवाम उनका साथ देती है। लेकिन जब वोट की बारी आती है तो लोग उस तरह से इन पे एतमाद का इजहार इसलिए भी नहीं करते कि लोग भर पाकिस्तान के अवाम शायद ये नहीं चाहते कि यहाँ को प्योर मजहबी जमात कोई इक़्तिदार में आए। तो मेरे ख्याल है कि उनके लिए जो एक हिस्सा मुकर्रर है असम्बलियों में, एक शुरू से जो चला आ रहा है, वो 10-12% उनके वोट उतने ही बढ़ाने की उम्मीद है। जो वो कोशिश तो उनकी ज़्यादा की है, और इसमें एक अगेन वो जमात इस्लामी का किरदार अभी सामने जो आ रहा है कि उन्होंने 300 नशिस्तों के लिए अपने उम्मीदवार नामजद किया, और शायद ये पहली दफ़ा है
तारीख में कि जमात इस्लामी ने इतने बड़े पैमाने पे अपने उम्मीदवारों को जमात इस्लामी को अपना हिस्सा मिलेगा और कितना मिलेगा? मेरा ख्याल है ये तो वक्त बताएगा कितना हिस्सा उनको मिलता है। क्योंकि लाहौर में हमने देखा कि उनके जो कैंडिडेट होते थे उनको ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 हज़ार वोट मिल जाते हैं। कई ऐसी जगहों पे तो बहुत कम वोट मिले हैं। 100-150 वोट वाले भी कैंडिडेट हैं। 100-150 मेरे ख्याल में पता कि लियाकत बलोच साहब को बड़े कम वोट मिले हैं उनको मुल्तान में। हाँ, ये बड़े बड़े यानी मारूफ रहनुमा भी हैं। और जमात इस्लामी का जो मीडिया विंग है वो ज़रा एक्टिव है और वो अपनी खबरें और वो चीज़ों को मीडिया में बड़ा हाईलाइट करवा लेता है। बाकी रही बात लेकिन तो सियासत की, कराची में हमने इन्होंने साबित किया है, कराची में काम तो किया ना उन्होंने, काम किया तो वोट मिले। उनकी वहाँ पे जो अल खिदमत फाउंडेशन है उसने अच्छा काम किया है। सिंध में जब फ्लड्स आए हैं तो लोग थोड़ा सा उसको लाइक करते हैं। सही। लेकिन ये कहना कि अब उनका मजहब का चूरन नहीं बिकने वाला पाकिस्तान में ना, तो मखसूस से उनको सीटें मिलेंगी और तो खिदमत का चूरन तो बिक सकता है। मेरा ख्याल है कि उन्होंने भी मजहब का चूरन इस दफा नहीं बेचा। जो अभी तक उन्होंने मंशूर कुछ अर्सा पहले उन्होंने अपना इंतखाबी मंशूर पेश किया है, उसमें भी उन्होंने मजहब का टच कम दिया। उसमें वेलफेयर का टच वो टच बिकने वाला है। वो जो है ना ये टारगेट, और उसको हर एक ने लाइक किया है। सही। मतलब पॉलिटिकल पार्टीज ने भी, जो मॉडर्न लोग हैं उन्होंने भी, सब ने, सियासी हल्कों ने भी, कि ये जो जमात इस्लामी का जो अल खिदमत फाउंडेशन है ये बेसिकली इसका चेहरा है। बाकी मामला तो और अभी तो तुर्क हुकूमत ने उनको अवार्ड भी दिया है। और गुजारा कि ये इंटरनेशनल ये मुस्लिम ब्रदरहुड का भी है। असल में तो ये अपना शेख साहब ये मुस्लिम ब्रदरहुड की आइडियोलॉजी को लोग हैं ना, तो वो क्योंकि वहाँ पे उनकी हुकूमत है तो वो इस लाइक माइंडेड को फॉलो करते हैं और पसंद भी करते हैं। ये इशू तो है। नदीम साहब बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। शेख साहब आपने टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, पाकिस्तान अवाम का है, निज़ाम अवाम का है और निज़ाम बदलने से ही तब्दीली आएगी, शख्सियात बदलने से तब्दीली नहीं आ सकती। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।